तो ये मच्छरदानी है, ठीक है, इससे जाने दीजिए। मैं आप लोग को डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर करवा देता हूँ, ठीक है। आज जो एग्ज़ाम हुआ है उसका पूरा का पूरा पेपर आ गया है मेरे पास, ठीक है। और आई थिंक ये वीडियो लास्ट वीडियो होगा। इसके बाद आप सेमेस्टर 3 में मिलेंगे बहुत सारे बच्चे, क्योंकि सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम कंप्लीट हो जा रहा है मैक्सिमम बच्चों का। मैक्सिमम नहीं, जितने भी ग्रुप सी के स्टूडेंट हैं, बाकी जिनका भी नेक्स्ट को डेट को फॉरवर्ड किया गया है, नेक्स्ट डेट का भी एग्ज़ाम आपको मालूम है ना। ग्रुप ए वालों का एग्ज़ाम है कल सेकेंड सिटिंग में, ठीक है। 26 तारीख सेकेंड सिटिंग में एग्ज़ाम है ग्रुप ए वालों का, जिनका भी 23 तारीख को एग्ज़ाम था। और 23 तारीख को एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था क्योंकि उस दिन इलेक्शन था झारखंड में, ठीक है। और ग्रुप बी यानी कि 23 तारीख सेकेंड सिटिंग में जिनका एग्ज़ाम था, उनका एग्ज़ाम हो गया 7 तारीख को, ठीक है। चलिए फिलहाल हम लोग क्वेश्चन आंसर देखते हैं। और सेमेस्टर 3 के बारे में मैं कुछ गाइडेंस अभी दे देता हूँ, क्योंकि वीडियो को लास्ट में जाते जाते मैं भूल जाता हूँ बहुत सारी चीज़ें। देखिए, ज्ञान सागर ऐप क्या होता है ना, कभी कभी सर्वर डाउन हो जाता है। सर्वर डाउन होता है तो ऐप इंस्टॉल मतलब खुलता नहीं है, ओपन नहीं होता है, ठीक है। इंस्टॉल वगैरह भी बंद हो जाता है, तो ये शॉर्ट टाइम के लिए होता है। क्या करना है, जितना भी सेमेस्टर 2 को पढ़ लिए, जितना भी लोगों ने ऐप इंस्टॉल किया है, सब कोई सेमेस्टर 3 का पूरा मटेरियल आप इंस्टॉल डाउनलोड करके रख लीजिएगा। जैसे ही आप नोट्स पे खोलते हैं तो नोट्स के बगल में देखिएगा, नीचे में एक तीर का निशान रहता है। तीर के निशान पे क्लिक करेंगे तो वो डाउनलोड हो जाएगा आपका पीडीएफ आपके फ़ोन पे, ठीक है। तो जितना भी सेमेस्टर 3 का पढ़ने वाला है आपका, सब कोई डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक। क्योंकि कभी कभी ऐप का सर्वर डाउन रहता है तो उस कारण से फिर पढ़ने में दिक्कत होगा, इसलिए अभी ही सब पीडीएफ डाउनलोड करके रख लीजिए, ठीक है। 60 रुपया है दाम, जो लोग ऐप नहीं परचेज किए कर लीजिएगा। सेमेस्टर 3 का पूरा मटेरियल है, ठीक। अब चलिए मैं आंसर दे रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले 1 से 20 तक आपका ग्रामर है, फिर 20 से 30 तक सेंटेंस को करेक्ट करना है, फिर 30 से 40 ऐसे करके, मतलब 10-15 क्वेश्चन करके एक एक फॉर्मेट में दिया गया है, ठीक है। चलिए मैं दिखाते जाता हूँ, आप लोग देखते जाइएगा। और पीडीएफ ज्ञान सागर ऐप पे अपलोड कर दूंगा आज, ठीक है। आपका जो मैथ था, मैथमेटिकल कंप्यूटेशनल थिंकिंग, उसका भी अपलोड कर दूंगा और इसका भी अपलोड कर दूंगा आज, ठीक है। चलिए, तो ध्यान से देखते चलिएगा। जो लोग एग्ज़ाम दे के आए आंसर मैच कर लीजिएगा, और जिनका एग्ज़ाम है वो लोग देखिएगा। इसी तरह से आपको तैयारी करना है कि ना करो हर टुड़ुक टुड़ुक करेक्ट रिजल्ट। तो यहाँ पे देखते हैं। ओ मतलब बगल में ना मोबाइल बज रहा है ना, तो इसलिए मैं बोल रहा था। आप लोग सुन लिए होंगे ना, कोई बात नहीं, चलता है। तो मैं चश्मा पहन रहा था अपना। यूजी सेमेस्टर 2 आज एग्ज़ाम हुआ है, ठीक। 25 तारीख को एग्ज़ाम हुआ है। और ये एग्ज़ाम में टाइमिंग मिला है 1.5 घंटा, ठीक है। ग्रुप सी का पेपर है। ग्रुप बी वालों का कल हो जाएगा, यानी कि 26 तारीख सेकेंड सिटिंग में होगा एग्ज़ाम। पासिंग मार्क्स कितना है, अलग से आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, ठीक है ना। अलग से एडमिट कार्ड नहीं आएगा, बस कल आपको जितना भी ग्रुप ए के सब्जेक्ट हैं वो सभी स्टूडेंट पहुंच जाएंगे कल एग्ज़ाम देने, ठीक है। 1 बजे पहुंच जाइएगा आप एनी हाउ, ठीक है। तो पास मार्क्स 20 है, 50 नंबर का क्वेश्चन है। पास करने के लिए आपको 20 नंबर लाना है। OMR पेपर पे एग्ज़ाम होगा, प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। गलत उत्तर करने पे एक भी अंक नहीं काटा जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए 15 क्वेश्चन है आपका, सॉरी 50 क्वेश्चन है आपका। इसमें से पहले 20 क्वेश्चन ग्रामर बेस्ड हैं, जिसमें आर्टिकल है। तो पहला क्वेश्चन है शट शट डैश डोर। डोर शट मतलब होता है बंद करना, डैश डोर प्लीज। डोर मतलब होता है दरवाज़ा, ठीक है। तो हम लोग बोलते हैं दरवाज़ा बंद करिए, शट द डोर प्लीज, ठीक है। तो यहाँ पे द आ जाएगा, खाली स्थान में क्या आएगा, द। शट द डोर प्लीज, ठीक है, या ओपन द डोर प्लीज बोलते हैं ना। चलिए आगे देख लेते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन है दिल्ली डैश इज अ सिटी। तो दिल्ली क्या है, एक शहर है, तो यहाँ पे ए आ जाएगा, दिल्ली इज अ सिटी। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा, दिल्ली इज अ सिटी, ओके। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि कुरान। कुरान पढ़े हैं आप लोग, बहुत से लोग कुरान पढ़े होंगे, इस्लाम में कुरान होता है। तो कुरान एक पवित्र ग्रंथ है। कुरान इज अ हॉली बुक, हिंदी में क्या बोलेंगे, कुरान एक पवित्र ग्रंथ है। और इसके पहले हम लोग क्या लगाएंगे, द कुरान इज़ अ हॉली बुक, ठीक है। तो चाहे महाभारत हो, चाहे रामायण हो, चाहे भगवत गीता हो, हम लोग क्या लगाएंगे, द कुरान, द महाभारत, द रामायण, ठीक है।
तो द इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है सन साइंस बाय डे। ठीक है, यानी कि सूर्य दिन में चमकता है। सन साइंस बाय डे, यहाँ पे क्या आ जाएगा? तो सन सूरज, चांद, ये सब जितना भी है इस सब के पहले द लगता है। बड़ी चीज़ यानी कि जो विश्व में केवल एक है, द अर्थ। पृथ्वी के पहले भी द लगता है, द अर्थ, द सन, द मून, ठीक है, द स्काई, जितना भी है इन सब के पहले द लगाएंगे। ठीक है, सूरज हो गया, चांद हो गया, पृथ्वी हो गया, द अर्थ मूविंग ऑन द, क्या बोलते हैं, अराउंड द सन। ठीक है, तो इस तरह से जितना भी है सौरमंडल, इन सब के पहले द लगाएंगे। आगे देख लेते हैं। मिस्टर सिन्हा इज एम ए। एम ए, अच्छा एम ए अगर आप लिखिएगा तो इस तरह से होगा एम ए, ठीक, हिंदी में। तो एम, जैसे एम बोलते हैं तो एम के पहले क्या आ रहा है? ए, उच्चारण आ रहा है ना। तो मिस्टर सिन्हा इज एन एम ए हो जाएगा, क्योंकि ए ई आई ओ यू के पहले एन का प्रयोग करते हैं। हम लोग बचपन से पढ़े होंगे कि ए ई आई और यू के पहले हम लोग एन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो मिस्टर सिन्हा इज एन एम ए हो जाएगा। ठीक है, हम भी एम ए किए हैं भाई 2024 में ही। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। अगला है हमारा यू एस ए इज अ ग्रेट कंट्री। तो देखिए किसी भी देश के नाम के पहले द लगाते हैं, तो द इंडिया बोलिए, चाहे द यूएसए बोलिए, ठीक है, चाहे द फ्रांस बोलिए, द जर्मनी बोलिए, कुछ भी, तो देश के नाम के पहले द लगाइएगा। ठीक है, तो द यूएसए हो जाएगा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। आगे देखते हैं। अगला आ जाता है हमारा यहाँ पे वाई डू यू वेंट डैश डेज लीव। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? वाई डू यू वेंट डैश डे लीव। देखिए यहाँ पे जो बोला गया है कि वाई डू यू वेंट, तुम क्यों चाहते हो क्या? तो छुट्टी, ठीक है, एक दिन का। वाई डू यू वेंट अ डेज लीव, ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे भाई? छुट्टी चाह रहे हैं एक दिन का, तो ए आ जाएगा, वाई डू यू वेंट अ डेज लीव। ठीक है, आपको एक दिन की छुट्टी क्यों चाहिए भाई? जा रहे हैं मिलने ए आ जाएगा। नेक्स्ट, हालांकि यहाँ पे जैसा क्वेश्चन दिया है ना, इसके आंसर के लिए आपको आपका इंग्लिश थोड़ा सा मजबूत होना चाहिए, क्योंकि आंसर का इस मीनिंग अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो दिक्कत होगा ना, बिल्कुल दिक्कत होगा यार चलिए आगे देख लेते हैं। इट इज अ सॉरी इट इज अ absurd स्टोरी। एब्सर्ड क्या होता है? एब्सर्ड मतलब फालतू का, ठीक है, बकवास जिसको बोलते हैं। इट इज क्या आ जाएगा? इट इज अ एब्सर्ड स्टोरी, या द हो जाएगा, या क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे ए लगा है, तो ए के पहले ए ई आई और यू, इन सब के पहले हम लोग क्या लगाते हैं? एन। तो इट इज एन एब्सर्ड स्टोरी हो जाएगा। सिंपल सा है भाई, देखने में भी लगता है कि शब्द के पहले ए लगा है तो यहाँ पे एन का प्रयोग होगा। ठीक है, तो इट इज एन एब्सर्ड स्टोरी, यह एक बकवास कहानी है। नेक्स्ट, अशोक वाज नोबेलिस्ट किंग। ठीक है, अब आता है नोबलेस्ट किंग मतलब महानतम। ठीक है, अशोक भारत का सबसे महान सम्राट है, ये बात सच भी है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा अशोक वाज द। देखिए ये डिग्री होता है, डिग्री तीन प्रकार का होता है, सुपरलेटिव, कॉम्पेरेटिव एंड एक होता है पॉजिटिव डिग्री, एक होता है कॉम्पेरेटिव डिग्री, एक होता है सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री साधारण जब होता है, जैसे गुड। ठीक, गुड से अच्छा क्या होता है? बेटर। बेटर से भी अच्छा क्या होता है? बेस्ट। ठीक है, तो डिग्री तीन प्रकार का था, ये तो सो नहीं लगता है, घवर पीटने लगता है। देखिए सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम लोग ना द लगाते हैं, यानी कि सबसे महान। तो अशोक वाज द नोवेलिस्ट किंग। ठीक है, नोवेलिस्ट किंग, द कहाँ पे? ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी हो जाएगा द। ठीक है, तो किसी भी चीज़ के पहले बेस्ट हो जाएगा, चाहे ब्यूटीफुल होता है, जैसे कोई सुंदर है, उससे सुंदर बोलते हैं, जैसे कि ये उससे भी ज़्यादा सुंदर है तो मोर ब्यूटीफुल। और जो बोलते हैं जो सबसे ज़्यादा सुंदर है उसको मोस्ट ब्यूटीफुल। और जो सबसे ज़्यादा होता है उसके पहले हम लोग द लगाते हैं, द मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक है, जैसे कोई लंबा है तो उसको क्या बोलेंगे? लॉन्ग। कोई उससे भी ज़्यादा लंबा है तो उसको बोलते हैं लॉन्गर, और जो सबसे ज़्यादा लंबा है उसको बोलते हैं लॉन्गेस्ट।
और जब भी हम लोग सुपरलेटिव डिग्री यानी कि सबसे ज़्यादा का बात करेंगे तो द लगाएंगे, तो द लॉन्गेस्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला जाता है मैन इज मॉर्टल। तो मैन इज मॉर्टल, आदमी जो है मनुष्य मरणशील है। तो इसके पहले हम लोग क्या लगाएंगे, मनुष्य मरणशील है भाई, सिंपल है, मरणशील है मनुष्य, हाँ मरणशील है। तो हम लोग इसमें कुछ नहीं लगाएंगे। ठीक है, इसमें ए एंड द का प्रयोग नहीं करेंगे, नो आर्टिकल। मैन इज सिंपल हो जाएगा, मैन इज मॉर्टल, मनुष्य मरणशील है। ठीक है, नेक्स्ट अगला आ जाता है दैट डैश बी माई कार। ठीक है, दैट डैश बी माई कार, यानी कि ऑप्शन दिया है कैन, मतलब माई कार मेरा कार हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन क्या क्या है, कैन, कैन मतलब होता है सकना, क्षमता की बात। अरे यार या ना, हाँ कुड मतलब चाहिए, मे मतलब सकता है, तो यहाँ पे शुड होना चाहिए कि वह मेरा कार होना चाहिए। ठीक है, वह मेरी कार होनी चाहिए या वह मेरी गाड़ी हो सकती है। ठीक, दैट मे बी माई कार, हम लोग बोलते हैं ना संभावना है शायद वह मेरी कार है, दूर से जैसे देख रहे हैं तो हम लोग बोलेंगे दैट मे बी माई कार। इंग्लिश थोड़ा सा टफ आया है, ज़्यादा टफ नहीं आया बट थोड़ा सा टफ आया है। जो लोग नहीं पढ़े हैं ग्रामर रूल्स उनके लिए टफ लगेगा। आगे देख लेते हैं, अगला आ जाता है 12 नंबर, डैश यू टाइप दिस लेटर। तो हम लोग बोलते हैं क्या आप यह लेटर लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मे भी आ सकता है और कुड आ सकता है, कुड यू टाइप दिस लेटर, या मे बी टाइप दिस लेटर, या कैन हो जाएगा, नहीं कैन हो जाएगा, क्योंकि देखिए बहुत सारा आदमी टाइप नहीं करने सकता है, तो क्षमता की बात हो जा रही है। क्या आप इस लेटर को टाइप कर सकते हैं, कैन यू टाइप दिस लेटर, क्या आप इस लेटर को छाप सकते हैं या लेटर को टाइप कर सकते हैं। ठीक, तो कैन हो जाएगा। नेक्स्ट, कैन में क्षमता की बात होती है, कैन मतलब भी होता है सकना, मे मतलब होता है शायद। ठीक है, मे मतलब ये भी होता है सकना ही, जैसे कि मैं आए अंदर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। जब इजाज़त की बात होती है तो मे का प्रयोग किया जाता है, किसी से अगर आप इजाज़त लेना चाहते हैं। ठीक है, इसका मतलब भी होता है सकना, लेकिन यहाँ पे सकना कब, जब आपको इजाज़त लेना है। जैसे कि क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, मे आई हेल्प यू। ठीक है, जैसे किसी लड़की की मदद करना चाहते हैं तो उसको बोलिएगा मे आई नो योर नेम, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ। कुड मतलब, कुड मतलब होता है चाहिए, शुड मतलब भी होता है चाहिए। शुड मतलब जैसे कि आपको दवा लेनी चाहिए, यू शुड टेक मेडिसिन। ठीक है, कुड मतलब भी होता है चाहिए। तो देखिए एक इंग्लिश में एक ही वर्ड का 1000 का मीनिंग है यार। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, तो ये हो गया कि 12 नंबर डैश यू टाइप दिस लेटर, कैन यू टाइप दिस लेटर। 13 नंबर है हमारा ही डैश बी हियर सुन। ठीक है, ही डैश बी हियर सुन, ही डैश बी हियर सुन। हियर मतलब यहाँ होता है, सुन मतलब जल्दी। क्या वह यहाँ जल्दी आ सकता है, वह यहाँ जल्दी आ सकता है। तो यहाँ पे सकना कैसा है, कैन, मे, शुड या कुड। देखिए यहाँ पे बात किया गया है वह यहाँ जल्दी आ सकता है, तो क्या बोलेंगे, कैन, ही कैन बी हियर सुन, वह शायद, अरे यार इतना हम भी कंफ्यूज हो गए हैं। ही डैश बी हियर सुन, वह यहाँ आ सकता है। ठीक है, जल्दी आ सकता है, शायद ही देंगे क्योंकि मैं इसमें मैं कंफ्यूज हूँ, कैन हो सकता है या मे भी हो सकता है। ठीक है, चलिए मुझे भी सब थोड़ी ना आ जाएगा। आई डैश गो होम। ठीक है, आई डैश गो होम क्या हो जाएगा, जैसे हम लोग बोलते हैं ना मे आई गो होम, क्या मैं घर जा सकता हूँ, इजाज़त लेने की बात हो रही है। तो मे अगर लगा दूंगा तो हो जाएगा मे आई गो होम, क्या मैं घर जा सकता हूँ। ठीक, तो मे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, तो आई से वर्ड सेम है, मे आई से वर्ड, मे आई से अ वर्ड, क्या मैं एक शब्द बोल सकता हूँ। ठीक है, मे आई से अ वर्ड, जैसे बहुत सारा मीटिंग हो रहा है और वहाँ पे कुछ चीज़ बोलना है, तो बोलिएगा क्या मैं एक शब्द कह सकता हूँ या कुछ बोल सकता हूँ, मे आई से समथिंग, मे आई से अ वर्ड। ठीक है,
तो ये हो जाएगा आपका मे। 16 नंबर देखते हैं। तो नेक्स्ट आता है यू डैश टेक रेगुलर एक्सरसाइज। आपको प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए, ठीक है, या आपको लगातार व्यायाम करना चाहिए। क्या हो जाएगा, यू शुड, शुड मतलब चाहिए, ठीक है। मे मतलब सकना होता है, कैन मतलब सकना होता है, कुड मतलब भी चाहिए। लेकिन जब आप किसी को क्या बोलते हैं, थोड़ा सा जोर के साथ बोलते हैं कि भाई ये सब तुमको करना चाहिए, तुम्हें दवा लेनी चाहिए, तुम्हें व्यायाम करना चाहिए, तो हम लोग शुड का प्रयोग करते हैं। यू शुड टेक रेगुलर एक्सरसाइज। आपको डेली प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। आपको अभी बोल रहे हैं, आपको भी प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए, ठीक है। कम से कम आधा घंटा दीजिए, कम से कम डेली व्यायाम कीजिए यार। नेक्स्ट, चिल्ड्रेन डैश मिल्क। चिल्ड्रेन डैश मिल्क, चिल्ड्रेन डैश मिल्क क्या हो जाएगा, बच्चे दूध। क्या, बच्चों को दूध की ज़रूरत है, नीड हो जाएगा। नीड मतलब होता है ज़रूरत, ठीक है। बच्चे, कैन तो होगा नहीं, सकना, बच्चे दूध सकना क्या हो जाएगा, कुड चाहिए, बच्चे दूध चाहिए, बच्चे को दूध चाहिए, हाँ हो सकता है, लेकिन शुड देता तो यूज होता, लेकिन यहाँ पे नीड यूज होगा। बच्चों को दूध आवश्यक है या बच्चों को दूध जरूरी है, ठीक है। चिल्ड्रन नीड मिल्क। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। यू डैश टू रिस्पेक्ट योर टीचर। हमें अपने टीचर की क्या करनी चाहिए, आदर करनी चाहिए, ठीक है। यू शुड या आउट या वुड या कैन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आउट। आउट मतलब होता है कर्तव्य, कि हमारा यह कर्तव्य है कि हम अपने टीचर का क्या करें, आदर करें, ठीक है। यू ought टू रिस्पेक्ट योर टीचर या योर पेरेंट्स, ठीक है, या योर फादर, कुछ भी हो सकता है जिससे आप रिस्पेक्ट देते हैं, उसके लिए हम लोग ought का प्रयोग कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। इसमें पूछा गया है आई डैश टू लिव इन माई विलेज, ठीक है। आई डैश टू लिव इन माई विलेज। देखिए आई डैश जब भी आता है ये वर्ड एक साथ आता है, यूज टू लिव, ये वर्ड जो है ना एक साथ यूज किया जाता है, यूज टू लिव। यूज टू लिव मतलब पिछले समय से रह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं अपने गांव में पिछले समय से रह रहा हूँ, ठीक है, या मैं अपने गांव में रह रहा हूँ, या मैं अपने गांव में रहता था, ठीक है। आई यूज टू लिव इन माई विलेज, यूज टू हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए। आगे देख लेते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें क्या पूछा गया है कि डैश यू एनी ब्रदर, क्या आपका कोई भाई है। तो जब भी हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं क्या आपका कोई भाई है, तो हम लोग बोलते हैं हैज़, या नहीं हैज़ नहीं होगा यार, हैव होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पुलर फॉर्म है। हैव यू, आपके पास कोई भाई है, ठीक है। आपके पास के जगह पे यहाँ पे होगा क्या आपका कोई भाई है। देखिए इंग्लिश का एक ही सारा वर्ड का कई तरह मीनिंग होता है। हैव यू एनी ब्रदर, ठीक है, क्या आपका कोई भाई है, ये बोलेंगे, ठीक है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। अब जो है सेंटेंस को करेक्ट करने वाला आएगा, यहाँ से चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस को चुनना है। तो देखिए 21 नंबर इसमें हो जाएगा कि वी राइट ऑन पेपर, यानी कि हम जो है कागज़ पर लिखते हैं, ठीक, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट 22 नंबर है चूज द करेक्ट सेंटेंस, ये भी है, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ही गेट्स गुड पे। यहाँ पे बोलिएगा मीनिंग अगर निकलना चाहिएगा तो नहीं निकल पाए। गुड मतलब अच्छा, पे मतलब तो भुगतान होता है, ठीक, गेट्स मतलब पाना, ही मतलब वह, तो यहाँ पे कुछ मीनिंग नहीं निकलेगा। इसका एक मीनिंग होता है कि उसे अच्छा वेतन मिलता है, ही गेट्स गुड पे, उसे अच्छा वेतन मिलता है या उसे अच्छी तनख्वाह मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही क्या बोलते हैं, सही वाक्य को चुने, सब में वही है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ही कम बाय कार, वह कार से आता है, ठीक है, या सी कम बाय कार। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हेयर का प्रयोग किया गया है, ठीक है, ही कैम हेयर, तो ये भी नहीं होगा, और यहाँ पे कार के जगह कार्स दे दिया है, तो ये भी नहीं होगा। सी नंबर हो जाएगा ही कम बाय कार, ठीक है। आगे देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। इसमें देखिए सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि
ही मेड अ नोटिस, ठीक है। ही मेड अ, सॉरी नॉइस है यार, नॉइस मतलब होता है शोर, ठीक है। ही मेड अ नॉइस यानी कि उसने शोर किया, ठीक है। मुझे पानी पीना चाहिए यार। खाना खाए हुए हो गया, पानी नहीं पिए। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा चूज द सेंटेंस। तो ही इज एन एस डी ओ हो जाएगा, एस डी ओ, बी डी ओ, ठीक है। अच्छा वीडियो में नहीं रहेगा, एस जैसे लिखते हैं ना, तो एस 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 ऐसा होता है, यानी कि ए पहले आ रहा है तो एन का प्रयोग होगा। ही इज एन एस डी ओ, एस डी ओ का फुल फॉर्म होता है सब डिविजनल ऑफिसर। बी डी ओ से बड़ा होता है एस डी ओ, बी डी ओ ब्लॉक में बैठता है और एसडीओ अनुमंडल में बैठता है। अनुमंडल ब्लॉक से ऊंचा लेवल होता है अनुमंडल, ठीक है। ये हायरार्की मैं बता देता हूँ, बहुत कम लोग जानते हैं। सबसे छोटा होता है पंचायत, पंचायत इसका हेड होता है पंचायत सचिव, ठीक। पंचायत, कई सारे पंचायत मिलके बनता है एगो ब्लॉक, क्या बनता है, ब्लॉक, जिसको प्रखंड बोलते हैं आप, ठीक है। पंचायत का हेड कौन, पंचायत सचिव। ब्लॉक का हेड कौन, दो गो होता है ब्लॉक में हेड, ठीक है। एक होता है सीओ, एक होता है बीडीओ, ठीक। सीओ सारा ज़मीन का काम काज करता है, बीडीओ सारा डेवलपमेंट का काम काज करता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, सर्कल ऑफिसर, ठीक है। अब कई सारे ब्लॉक मिलके बनता है क्या, तो कई सारे ब्लॉक मिलके बनता है एगो अनुमंडल। क्या बनता है, अनुमंडल। आपका अनुमंडल क्या हुआ आप जानते होंगे, ठीक। अनुमंडल, अनुमंडल को इंग्लिश में बोलते हैं सब डिवीजन। क्या बोलते हैं, सब डिवीजन। कई सारे अनुमंडल ब्लॉक मिलके बनता है एक अनुमंडल, और अनुमंडल का जो है होता है उसको बोलते हैं एसडीओ, सब डिविजनल ऑफिसर, एसडीओ, ठीक है। अब कई सारे अनुमंडल मिलके बनता है एगो जिला। जनरली आदमी ब्लॉक के बाद जिला ही जानता है, नहीं, ब्लॉक से ऊपर होता है अनुमंडल, अनुमंडल से ऊपर होता है जिला, ठीक है। जिला का जो हेड होता है वो होता है डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। और पुलिस में होता है एसपी, ठीक। चलिए अब कई सारे जिला मिलकर क्या बनता है, अब बोलिएगा राज्य, नहीं, कई सारे जिला मिलकर बनता है प्रमंडल। क्या बनता है, झारखंड में कितना प्रमंडल है, 5 गो प्रमंडल है। जैसे कि आप लोग जो हैं संथाल परगना प्रमंडल के हैं और आपका मुख्यालय है दुमका में, ठीक है। प्रमंडल कई सारे जिला मिलकर बनता है प्रमंडल, जिला। जिला का हेड कौन होता है, डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। अब प्रमंडल का जो हेड होता है वह कौन होता है, तो ये होता है, जैसे कि यहाँ पे आ जाता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम बोलिए चाहे डीसी, ठीक है, डीसी, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, ठीक। और इसका होता है कमिश्नर केवल। हिंदी में बोलते हैं जिला का जो हेड होता है उसको हिंदी में उपायुक्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उपायुक्त, उपायुक्त, ठीक। जिला का हेड होता है उपायुक्त, ठीक है। उपायुक्त दो वर्ड से मिलकर बना है, उप प्लस आयुक्त, ठीक है। जैसे कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति होता है ना, तो उपराष्ट्रपति जैसे होता है उसी तरह से उपायुक्त भी होता है। और उप अगर हटा देंगे तो केवल होगा आयुक्त। आयुक्त को हिंदी में बोलते हैं कमिश्नर, ठीक है। जिला से जो ऊपर होता है उसको बोलते हैं क्या, प्रमंडल। जिला से ऊपर बनता है प्रमंडल, ठीक है। प्रमंडल का हेड कौन होता है, कमिश्नर, जिसको हिंदी में आयुक्त बोलते हैं, आयुक्त, संथाल परगना आयुक्त, ठीक है, कमिश्नर। अब कई सारे प्रमंडल, जैसे कि झारखंड में 5 प्रमंडल है, पांचों प्रमंडल मिलके बनता है एगो राज्य। और राज्य का हेड कौन होता है, अच्छा, राज्य, राज्य का जो ऊपर आता है प्रमंडल के ऊपर उसको बोलते हैं मंत्रालय। जैसे झारखंड मंत्रालय आपने नाम सुना होगा, अरे यार, मंत्रालय बोलते हैं या सचिवालय बोलते हैं, ठीक। मंत्रालय भी बोलते हैं और सचिवालय भी बोलते हैं, सचिवालय, मंत्रालय या सचिवालय, जो बोलना है बोलिए, ठीक है, दोनों नाम है इसका, झारखंड मंत्रालय या झारखंड सचिवालय, ठीक। और सचिवालय का हेड कौन होता है, तो उनका हेड होता है मुख्य सचिव। क्या नाम है, मुख्य सचिव। झारखंड का मुख्य सचिव कौन है, चलिए देखते हैं किनको किनको मालूम है। चलिए ये बेसिक नॉलेज था, हालांकि बहुत से लोगों को नहीं मालूम होगा। चलिए तो एसडीओ का क्या आ जाएगा, ही इज एन एसडीओ, ही इज एन एसडीओ, ठीक है। मुझे ये सब चीज़ मालूम है क्योंकि मैंने पॉलिटिकल साइंस से बीए किया है, एमए किया है, ठीक है, मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से एमए किया है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो यही सब का पढ़ाई हो रहता है जनरली हम लोग को। चूज द करेक्ट सेंटेंस। देखिए यहाँ पे पूछा गया है सही चुनना है आपको सेंटेंस। तो यहाँ पे है कि सूरज दिन में उगता है, द सन राइजेस बाय डे, ठीक है।
तो क्या हो जाएगा, द सन राइजेस, एक मिनट, द सन राइजेस बाय डे। यहाँ पे देखिए गलत क्या है, यहाँ पे राइज, द सन राइजेस बाय द डे यहाँ पे लिख दिया है, तो ये गलती हो गया, द डे नहीं लिखना चाहिए। यहाँ पे क्या गलती है, यहाँ पे डे की जगह डेज कर दिया है, ठीक है, और यहाँ पे द भी दे दिया और डेज भी दिया गया, दो गलती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, द सन राइजेस बाय डे, ठीक है। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही विकल्प का चयन करना है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। चलिए, तो चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही विकल्प का चयन करें। एवरीथिंग आर रेडी, एवरीथिंग आर रेडी, एवरीथिंग इज रेडी। तो देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन पढ़ने से भी आ जाता है, एवरीथिंग इज रेडी, ठीक है, यानी कि सब कुछ तैयार है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, एवरीथिंग इज रेडी। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पे है द न्यूज़ आर गुड टुडे, द न्यूज इज गुड टुडे, द न्यूज़ एम गुड टुडे, ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, यानी कि आज की खबर अच्छी है, तो इसको बोलेंगे द न्यूज़ इज़ गुड टुडे, द न्यूज़ इज गुड टुडे, ठीक है, ऑप्शन बी। तो जिनका भी 20 को कम से कम सही हो जाएगा ना, वो पार लग जाएंगे, कम से कम 20 सही होना चाहिए। 20 को है रहा तो पार है, 19 को होइएगा तो फिर पार नहीं हो जाएंगे, 19 को में फेल हो जाएंगे, 20 को में पास हो जाएंगे, ठीक है। और ये ऑब्जेक्टिव है तो यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्क्स तो मिलेगा नहीं, कम सम एक्यूरेट आंसर मिलेगा। चूज द करेक्ट सेंटेंस, 29 नंबर क्वेश्चन है, इसमें है द मोस्ट ऑफ द बॉयज़ इज इल, यानी कि अधिकांश लड़के बीमार हैं, तो क्या हो जाएगा, द मोस्ट ऑफ बॉयज़ आर इल। तो इसका राइट आंसर पढ़ने से भी लग रहा है कि भाई मैक्सिमम बॉयज़ है, यानी कि वो एस लगेगा बॉयज़ में और आर लगेगा, क्योंकि जहाँ पे ज़्यादा संख्या होती है वहाँ पे इज नहीं बल्कि आर लगता है, ठीक है, पोलर नाउन में। तो मोस्ट ऑफ द बॉयज़ आर इल, ऑप्शन बी हो जाएगा। 30 नंबर देखिए, 30 नंबर है दे आर लेडीज़ टीचर, वे जो है महिला शिक्षक हैं, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, दे आर लेडी टीचर्स, ठीक है, यहाँ पे लेडीज़ दे दिया गया, लेडीज़ नहीं होगा, लेडी होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, दे आर लेडी टीचर, अच्छा यहाँ पे टीचर दे दिया जबकि टीचर्स होना चाहिए, ठीक है, और दे आर लेडीज टीचर, यहाँ पर भी लेडीज कर दिया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, दे आर लेडी टीचर्स। 31 नंबर, द पर्पज ऑफ एन एप्लीकेशन इज, ठीक है, द पर्पज ऑफ एन एप्लीकेशन इज, यानी कि जब हम लोग कोई एप्लीकेशन लिखते हैं, ठीक है, टीचर के लिए लिखते हैं ख़ास तौर पे, तो उसका क्या मकसद होता है, ये सब कल करवाए थे। द पर्पज ऑफ एन एप्लीकेशन इज टू अप्रूव, टू प्रूव इन्फॉर्मेशन नहीं, टू रिक्वेस्ट समथिंग, किसी से हम लोग क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई सर प्लीज़ मुझे 2 दिन का छुट्टी दीजिए, ठीक है, मेरे भाई का शादी है, मेरे दोस्त का शादी है, मेरी बहन का शादी है, बोलते हैं ना, टू रिक्वेस्ट समथिंग, तो ये आंसर तो सबका सही होना चाहिए, टू रिक्वेस्ट समथिंग, कुछ अनुरोध के लिए। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि द टाइपिकल फॉर्मेट, द टिपिकल फॉर्मेट ऑफ एन एप्लीकेशन इज, तो एक एप्लीकेशन का जो ढांचा होता है, औपचारिक पत्र का ढांचा होता है, वह कैसा होता है, तो फॉर्मल लेटर, टिपिकल फॉर्मल फॉर्मेट ऑफ एन एप्लीकेशन लेटर इज, तो टिपिकल फॉर्मेट कैसा होता है, इंफॉर्मेशन लेटर, ईमेल, एप्लीकेशन, तो टिपिकल फॉर्मेट ऑफ एन एप्लीकेशन लेटर, एप्लीकेशन सॉरी, एक एप्लीकेशन का जो फॉर्मेट होता है वह कैसा होता है, तो देखिए एप्लीकेशन फॉर्मल ही लिखा जाता है, मैंने कल बताया था एप्लीकेशन जब लिखिएगा टीचर वगैरह को तो फॉर्मल होता है, यानी कि जिसमें आप आदर के साथ किसी चीज़ को बोलते हैं, ठीक है, तो फॉर्मल हो जाएगा। इनफॉर्मल जो दोस्तों के लिए होता है, ठीक है, एप्लीकेशन हमेशा फॉर्मल होता है क्योंकि अक्सर इसे आप किसी रेपुटेड जगह पे सेंड करते हैं, ठीक है। द टोन ऑफ एन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का टोन कैसा होना चाहिए, तो कल भी बताए थे कि विनम्रता के साथ होना चाहिए, ठीक, टोन कैसा होना चाहिए, फॉर्मल होना चाहिए, फॉर्मल, ठीक, फॉर्मल, इनफॉर्मल नहीं होना चाहिए, द टोन ऑफ एन एप्लीकेशन फॉर्मल होगा, इनफॉर्मल नहीं होगा। मैंने कल बताया था इनफॉर्मल माने जो दोस्तों के साथ बातचीत होता है,
ठीक है। फॉर्मल माने जो आप टीचर वगैरह के साथ बात करते हैं। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। अगला आ जाता है द पर्पज ऑफ एन अटेंडिंग डॉक्यूमेंट। 1 मिनट में रेस्ट कर लेता हूँ यार। बगल में हम लोग के कॉलेज में आज होली है और गाना लिया लगा दिया है, मर्द नहीं माथा के दर्द। ठीक है, तो ये गाना भी काफ़ी ज़्यादा चल रहा है नहीं, माथा के दर्द। माथा का दर्द तो सबको कर रहा है जी, लेकिन दूसरा टाइप से ना, पढ़ पढ़ के। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन आता था क्या हमारा, द पर्पज ऑफ अटैचिंग डॉक्यूमेंट टू एन एप्लीकेशन इज। तो देखिए यहाँ पे बोला क्या है, मैं एक चीज़ बताया था कि अगर आपको ये ऑप्शन मिल जाता है ऑल ऑफ दिस, तो आपको इसको टिक लगाना है। ठीक है, तो इसको टिक लगा दीजिए। हालांकि क्या पूछा गया है, द पर्पज। पर्पज क्या होता है, हम लोग जब डॉक्यूमेंट रेडी करते हैं एप्लीकेशन के लिए, ठीक है, तो टू प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल अधिक जानकारी देना चाहते हैं। टू सपोर्ट द एप्लीकेशन, एप्लीकेशन को सपोर्ट करने के लिए, जैसे हम लोग आधार कार्ड लगा देते हैं। ठीक है, मान लीजिए किसी ऑफिस में अगर एप्लीकेशन दे रहे हैं तो आधार कार्ड दे देते हैं, ठीक है, पैन कार्ड दे देते हैं, फ़ोटो दे देते हैं। टू अप्रूव क्वालिफिकेशन, यानी कि जो हमारी क्वालिफिकेशन है उसको जांच किया जाए, तो अपना मार्कशीट वगैरह भी दे देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, एप्लीकेशन मतलब केवल ये नहीं कि ये वाला फॉर्म जो आप भर रहे हैं तो वो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म होता है। जैसे कि आपने एसएससी का फॉर्म भरा तो वो भी एप्लीकेशन फॉर्म है। ठीक है, या फिर आपने रेलवे का फॉर्म भरा, ठीक है, या कोई डिफेंस का फॉर्म भरा, तो वो सब एप्लीकेशन फॉर्म है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, द पर्पज ऑफ प्रूफ रीडिंग एन एप्लीकेशन इज। ठीक है, तो प्रूफ रीडिंग जब हम लोग करते हैं, प्रूफ रीडिंग मतलब प्रूफ मांग रहा है, प्रूफ मतलब भाई चेक करने के लिए, जांच करने के लिए। ठीक है, तो प्रूफ रीडिंग, द पर्पज ऑफ प्रूफ रीडिंग एन एप्लीकेशन इज। तो प्रूफ रीडिंग हम लोग क्यों करते हैं, टू चेक, चेक करने के लिए। अच्छा, ऑप्शन है यहाँ पे एक डी नंबर। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन आ जा रहा है, ऑल ऑफ द एबव। ऑल ऑफ द एबव तो क्या यही होगा, चलिए देखते हैं ऑप्शन पढ़ के। टू चेक फॉर ग्रामर एंड स्पेलिंग एरर, बिल्कुल ग्रामर और स्पेलिंग एरर चेक करने के लिए। टू चेक फॉर प्रोनाउंसिएशन एरर। टू एंश्योर द एप्लीकेशन इज वेल स्ट्रक्चर्ड। तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, प्रूफ रीडिंग, हाँ ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ऑप्शन डी। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। अगला आ जाता है द टिपिकल लेंथ ऑफ एन एप्लीकेशन इज। तो एप्लीकेशन का सामान्य कितना होना चाहिए लंबा, तो 1 से 2 पेज का होता है एप्लीकेशन, मैक्सिमम 1 से 2 पेज। ठीक है, तो 1 से 2 पेज तक का आप एप्लीकेशन दे सकते हैं सामान्यतः, उससे ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं होता है। आगे देख लेते हैं। अगला आ जाता है व्हाट शुड बी डन आफ्टर राइटिंग एन एप्लीकेशन। ठीक है, व्हाट शुड बी डन आफ्टर राइटिंग एन एप्लीकेशन। तो जब हम लोग एप्लीकेशन हमें लिखना चाहिए, ठीक है, कंप्लीट करना चाहिए, कैसा, तो व्हाट शुड बी डन आफ्टर, जब हम लोग एप्लीकेशन लिखते हैं अंतिम किस तरह से उसको कंप्लीट करना चाहिए। एक एप्लीकेशन को अंतिम रूप से जब हम लोग कंप्लीट करते हैं तो उसमें जांच करना चाहिए प्रूफ रीडिंग करके, प्रूफ रीड एंड एडिट इट। ठीक है, डायरेक्टली हम लोग एप्लीकेशन लिख के नहीं किसी को दे देते हैं, पहले एक बार अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग एप्लीकेशन को अच्छे से लिख लेते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, डन करने के बाद हम लोग एक बार प्रूफ रीडिंग करते हैं। ठीक है, प्रूफ रीड एंड एडिट, अगर कुछ गलती है तो उसका सुधार करते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन आ जाता है हमारा, व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू एड्रेस अ गैप इन एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन इन एन एप्लीकेशन। ठीक है, देखिए एप्लीकेशन कई प्रकार का रहता है, तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, व्हाट इज द बेस्ट वे, सबसे अच्छा तरीका क्या है, टू एड्रेस अ गैप, यानी कि आपको जांच करना है किसके किसके बीच, इन एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन इन एन एप्लीकेशन। तो देखिए एक होता है एम्प्लॉयमेंट का एप्लीकेशन, जैसे हम लोग जॉब के लिए एप्लीकेशन देते हैं, और एक होता है स्कूल वगैरह में हम लोग एप्लीकेशन देते हैं एकेडमिक। ठीक है, तो पढ़ के हम लोग पता चलते हैं, ऐसे तो नहीं पता चलेगा, इग्नोर इट नहीं, इग्नोर करके तो पता ही नहीं चलेगा यार। एक्सप्लेन इन ब्रीफली नहीं, विस्तार से भी, हाँ
विस्तार नहीं होगा, ब्रीफ मतलब होता है कम शब्दों में। एक्सप्लेन इन ब्रीफली, यही हो जाएगा, ठीक है। यानी कि शॉर्ट में आप लोग जो है एक्सप्लेन कीजिए, उसको पढ़िए, तब आपको पता चलेगा, ठीक है, कि वह जॉब का है या इसका है, क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयमेंट का है या एजुकेशन का है। 39 नंबर क्वेश्चन है, द बेस्ट वे, सबसे अच्छा तरीका क्या है, टू हैंडल अ मिस्टेक और एरर इन एन एप्लीकेशन। कोई एप्लीकेशन में आपको, ठीक है, मिस्टेक को सुधार करना है तो उसका सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो मिस्टेक को सुधार करना तो सबसे अच्छा तरीका क्या है, इग्नोर करना तो बिल्कुल होगा ही नहीं। करेक्ट इट इमीडिएटली, एक्सप्लेन इट टू इन द एप्लीकेशन और विड्रावल द एप्लीकेशन। देखिए सिंपल सा बात है कि भाई करेक्ट कर दो, करेक्ट इट इमीडिएटली, जल्दी से इसको सुधार दो, ठीक है, करेक्ट इट इमीडिएटली हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पे, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ यूजिंग अ फॉर्मल टोन इन एन एप्लीकेशन, ठीक है, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ यूजिंग अ फॉर्मल टोन इन एन एप्लीकेशन। तो फॉर्मल टोन कैसा होता है, एप्लीकेशन लिखते हैं तो रिस्पेक्ट देते हैं हम लोग, फ्रेंड विथ रिसेप्ट, नहीं ये नहीं होगा, फ्रेंड तो होगा ही नहीं, परसिव रिस्पेक्ट ये वाला हो जाएगा, ठीक है, रिस्पेक्ट एंड प्रोफेशनलिज्म। ओके, आगे देख लेते हैं 41 नंबर क्वेश्चन, द पर्पज ऑफ अ लेटर इज। तो एक जब लेटर लिखते हैं तो उसका पर्पज क्या होता है, कम्युनिकेशन विथ समवन, अगले से बातचीत करना। अच्छा यहाँ पे है इन्फॉर्मेशन, तीसरा है रिक्वेस्ट और चौथा है ऑल ऑफ दिस। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस या ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, क्योंकि ये ऑप्शन में है तो उसी को दीजिए। अगला जाता है द टिपिकल सैल्यूटेशन यूज्ड इन अ फॉर्मल लेटर इज। द टिपिकल सैल्यूटेशन यूज्ड इन अ फॉर्मल लेटर इज। तो जब भी हम लोग एक फॉर्मल लेटर लिखते हैं तो शुरुआत कहाँ से करते हैं, शुरुआत डियर सर से, डियर सर या मैडम, ठीक है, या टू द सर या मैडम से शुरू करते हैं। तो डियर सर यहाँ पे दीजिए डियर सर। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, द पर्पज ऑफ द बॉडी, द पर्पज ऑफ द बॉडी इन अ लेटर इज। तो एक जो लेटर लिखते हैं उसका मेन बॉडी जो होता है, जिसको बीच में जो लिखते हैं ना, ठीक है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, इंट्रोड्यूस द सेंडर, द मेन मैसेज। हाँ मेन मैसेज होता है, मेन मुद्दा की बात करो, ठीक है, बीच में हम लोग मेन मुद्दा लिखते हैं ना जी, ठीक है, द मेन मैसेज, मुख्य संदेश को हम लोग बीच में लिखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है, द टिपिकल क्लोजिंग यूज्ड इन अ फॉर्मल लेटर इज। द टिपिकल क्लोजिंग यूज्ड इन अ फॉर्मल लेटर। तो जब हम लोग फॉर्मल लेटर लिखते हैं तो उसको क्लॉज यानी कि सबसे लास्ट में क्या देते हैं, सबसे लास्ट में हम लोग देते हैं बेस्ट रिगार्ड या सिंसियरली या थैंक यू, कुछ भी लिखते हैं इन तीनों में से कोई एक, या योर ओबीडियंट, ऑल ऑफ दिस कर दीजिए, ये सही हो जाएगा, ठीक है, चारों में से कुछ भी हम लोग दे देते हैं या तीनों में से कुछ भी। 45 नंबर आ जाता है हमारा यहाँ पे, द डिफरेंस बिटवीन अ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर। तो देखिए फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर में सबसे बड़ा चीज़ क्या होता है, जो फॉर्मल लेटर में जो हम लोग यूज करते हैं वर्ड वो बहुत रिस्पेक्टफुल्ली वर्ड होते हैं, और इनफॉर्मल लेटर में हम लोग जो वर्ड यूज करते हैं उसमें हम लोग वर्ड्स पे ध्यान नहीं देते, रिस्पेक्ट भी नहीं देते, ठीक है, सॉरी सॉरी दोस्तों। तो यहाँ पे लैंग्वेज, भाषा जो होती है ना, ठीक है, भाषा बहुत मायने रखती है और स्ट्रक्चर भी होता है। जब आप एक अच्छा एप्लीकेशन लिखते हैं तो किसको कहाँ पे लिखना चाहिए, कॉमा कहाँ पे देना चाहिए, सारी बातें ध्यान देते हैं। लेकिन जब हम लोग एक इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं तो भाषा और स्ट्रक्चर का कुछ भी ध्यान नहीं लिखते हैं, अनपढ़ लिख देते हैं, ठीक है, ए और बी दोनों हो जाएगा, ए एंड बी बोथ। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, द टोन ऑफ अ नोटिस इज। जब भी कोई हम नोटिस लिखते हैं तो उसका टोन कैसा होना चाहिए, फॉर्मल, फॉर्मल या इनफॉर्मल या फ्रेंडली या ह्यूमरियस। देखिए जब भी आप नोटिस लिखते हैं तो नोटिस हो या एप्लीकेशन हो वो फॉर्मल होता है, टोन उसका फॉर्मल होता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं 47 नंबर, द टिपिकल लेंथ ऑफ अ नोटिस। नोटिस का लेंथ कितना होना चाहिए, मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना वर्ड में लिखिएगा। नोटिस 50 से 100 शब्द, उससे ज़्यादा बड़ा नोटिस नहीं होता है, नोटिस छोटा ही होता है, ठीक है।
नोटिस छोटा होता है, एप्लीकेशन उससे बड़ा होता है। तो 50 से 100 शब्द का ही नोटिस जनरली होता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। तो अगला जाता है द टारगेट ऑडियंस ऑफ अ नोटिस। नोटिस का टारगेट ऑडियंस कौन होता है? द जनरल पब्लिक, स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपुल, द राइटर ऑफ द नोटिस, या नोबडी। देखिए नोटिस अक्सर जो होता है ना वो किसी खास आदमी या ग्रुप के लिए होता है। जैसे आप लोग का व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ नोटिस आता होगा, ठीक है, किसी कॉलेज का नोटिस हो गया। जनरल नोटिस कहाँ होता है? किसी खास ग्रुप के लिए ही होता है। द टारगेट ऑडियंस ऑफ अ नोटिस इज अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपुल, ठीक, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। तो 49 नंबर क्वेश्चन है द बेस्ट वे टू डिस्प्ले अ नोटिस इज। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है नोटिस को दिखाने का? द बेस्ट वे टू डिस्प्ले और नोटिस इज, तो वेब किसके थ्रू दिखाएंगे? ऑन व्हाट्सएप। हाँ, व्हाट्सएप ही सबसे अच्छा तरीका है। सॉरी, व्हाट्सएप नहीं है यार, वेबसाइट है। हाँ, वेबसाइट, ऑन अ वेबसाइट, इन अ न्यूज़पेपर, ए और बी, दो, आइदर ए और नॉर बी। देखिए सबसे अच्छा तरीका तो है कि भाई वेबसाइट भी है, लेकिन न्यूज़पेपर को ऑप्शन में दे दिया है तो न्यूज़पेपर को भी हम लोग देंगे, क्योंकि कई बार मान लीजिए किसी वैकेंसी का नोटिस आता है, ठीक है, तो वो कहाँ पे आता है? न्यूज़पेपर पे आता है। वेबसाइट पे तो आता ही है, लेकिन हर आदमी वेबसाइट नहीं खोलता है। न्यूज़पेपर कुछ आदमी पढ़ता है, कुछ आदमी वेबसाइट पढ़ता है, कुछ आदमी दोनों पढ़ता है। दोनों यहाँ पे होना चाहिए, ए एंड बी बोथ। 50 नंबर है हाउ ऑफेन। ऑफेन मतलब बार बार। हाउ ऑफेन शुड अ नोटिस बी अपडेटेड। एक नोटिस को कितनी बार अपडेट करना चाहिए, ठीक है, या बार बार अपडेट करना चाहिए? कैसे? डेली या वीकली या मंथली या एज नीडेड। देखिए एक नोटिस को जो है ना जब ज़रूरत हो तब अपडेट करना चाहिए, ठीक है। अगर दिन में 4 बार अपडेट करने की ज़रूरत है तो 4 बार कीजिए, वीकली करने की ज़रूरत हो तो वीकली कीजिए, मंथली करने की ज़रूरत हो तो मंथली कीजिए, ठीक है। तो एज नीडेड यानी कि जैसा ज़रूरत है उसके अनुसार कीजिए। चलिए, और जिनका एग्ज़ाम हो गया 20 क्वेश्चन सही हो रहा है तो ठीक, नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, आपको आपके जूनियर कैंडिडेट के साथ एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा। अब जब जूनियर का एग्ज़ाम होगा 25-29 का, ठीक है, सेमेस्टर 2 का, उसके साथ एग्ज़ाम दीजिएगा। और 20 को क्वेश्चन सही हो जा रहा है तो बधाई हो, आप पार लग चुके हैं, ठीक है। और नहीं हो रहा है तो फिर अगले साल दीजिएगा एग्ज़ाम। और ग्रेजुएशन के साथ कुछ ना कुछ करते रहिए, केवल ग्रेजुएशन का तैयारी मत कीजिए। ग्रेजुएशन एक साइड में चलने वाला काम है, ठीक है। ग्रेजुएशन आजकल हर आदमी कर रहा है, तो इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा कीजिए। बॉयज़ हैं तो कुछ काम धाम करिए, पैसा कमाइए, और गर्ल्स हैं तो कुछ स्किल सीखिए, ठीक है। जो भी आपको सीखना है, इंग्लिश सीखिए, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, या कुछ मेडिकल चीज़ अगर आप कर रहे हैं, एनएम, जीएनएम, ठीक है। बॉयज़ भी अगर आप कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हैं, आईटीआई, डिप्लोमा, ठीक है, साइड में कुछ करना चाह रहे हैं तो वो कीजिए, या फिर कुछ एक्स्ट्रा, मतलब मैं जो नहीं सोच सकता हूँ वो भी आप करना चाह रहे हैं तो कीजिए, ठीक है। मतलब गंदा वगैरह काम मत कीजिएगा फिर, ठीक है। लेकिन कुछ ना कुछ कीजिए, ग्रेजुएशन केवल मत कीजिए। ग्रेजुएशन तो चलता ही रहेगा, ये तो 1 महीना का पढ़ाई है। एग्ज़ाम से 1 महीना पहले ही बच्चा पढ़ता है, उससे पहले तो 1-2 बच्चा ही पढ़ता है, ठीक है। तो फालतू खाली ग्रेजुएशन में टाइम वेस्ट मत कीजिए, इसके साथ ही कुछ कीजिए। बाय, जोहार। और ये पीडीएफ मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन नहीं, ऐप में दूंगा।